नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। तुलनात्मक राजनीति का यह 10वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर ये मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पहले के लेक्चर हुए हैं उन सभी लेक्चर्स के लिंक और उसके अलावा उनका PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हमने इसके पहले पॉलिटिकल थियरी पर एक लेक्चर सीरीज की है जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर भी अलग अलग सीरीज की गई है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उन्हें पा सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। शक्ति पृथक्करण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसका क्या इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अर्थात अभी प्रारंभ से जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक यह महत्वपूर्ण समस्या रही है कि जो राजनीतिक शक्ति है वह किसके हाथ में दी जाए जिससे कि उसका दुरुपयोग न किया जा सके, अथवा ऐसी कौन सी संस्था की संरचना की जाए जिससे कि राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके। पहले राजतंत्र था तो मंत्रिमंडल या मंत्रियों का जो समूह था वह जनता की बातें राजा के सामने रखता था और राजा के ऊपर जनता के हित या जनता के मत के नियंत्रण के रूप में स्थापित होता था। इसके अलावा राजतंत्र के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोकतंत्र में भी अलग अलग प्रकार की संस्थाएं बनाई गई जिससे कि इस राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो सबसे बड़ी आवश्यकता इसकी यही है। अब शक्तियों के पृथक्करण को हम दो तरह से देख सकते हैं। शक्तियों का जो विभाजन है उसे दो तरह से देख सकते हैं। एक तो शक्तियों का विभाजन भौगोलिक आधार पर जो होता है, तो भौगोलिक आधार पर शक्तियों का विभाजन है वह है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। जैसा मैंने बताया था कि संघवाद की जो स्थिति है तो उसमें संघवाद में यानी फेडरेशन की जो स्थिति होती है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। हमें यहाँ पर शक्तियों के विभाजन के बारे में नहीं बल्कि इनके कार्यात्मक पृथक्करण के बारे में चर्चा करनी है, जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन या इनके बीच बंटवारा। अब जो शक्तियों के पृथक्करण की हमने बात की है वह कार्य के आधार पर है, अर्थात अलग अलग सरकार की संस्थाएं अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं और इसलिए उन्हें कार्य के आधार पर अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे जो व्यवस्थापिका है वह कानून बनाने का काम करती है, जो कार्यपालिका है वह कानून को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका यह कार्य करती है कि न्यायपालिका जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के काम है वह समुचित ढंग से हो रहे हैं या नहीं, तो यह देखने का काम न्यायपालिका करती है। अर्थात उन्हें सही रूप से लागू होने में कोई परेशानी या कोई भी नियम का पालन न हो रहा हो तब के लिए न्याय का प्रदान करना यह न्यायपालिका का काम है। तो इस तरह से शक्तियों के कार्यात्मक पृथक्करण की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार शक्तियों के कार्यात्मक पृथक्करण या शक्ति पृथक्करण के बारे में कोई चर्चा हो रही हो। प्रारंभ से ही इसके बारे में थोड़े बहुत हमको इसके चिन्ह मिलते रहते हैं। जैसे कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में, इनकी जो पुस्तक थी उसमें मिश्रित राज्य का विचार रखा था। मिश्रित राज्य का मतलब कि न तो पूरी तरह से वह लोकतांत्रिक होगा और ना ही एक व्यक्ति के हाथ में शासन होगा। तो ये एक व्यवहारिक राज्य था जो उन्होंने अपने पुस्तक लॉज में बताया था। इसके अलावा अरस्तु ने भी सरकार को 3 मुख्य भागों में बांटा था, जिसमें असेंबली थी जो कि कानून बनाने का काम करती थी, मजिस्ट्रेट हुआ करता था जो कि कानून को लागू करता था और जुडिशरी यानी कि कानून को पर न्याय प्रदान करना। तो इस तरह से आज की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तरह उसने भी सरकार के 3 अलग अलग कामों के बारे में बताया था। इसके अलावा सिसरो और पॉलीबियस जो कि मध्यकाल के ये दोनों विद्वान हैं, तो इनकी रचनाओं में भी रोम के गणतंत्र में शासन कार्यों के विभाजन का पता चलता है। इनकी रचनाओं में यह पता चलता है कि रोम में जो गणतंत्रात्मक शासन था उसमें किस तरह से काम के अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग संस्थाएं विद्यमान थीं। इसके अलावा उसके बाद सिसरो और पॉलीबियस के बाद जॉन लॉक के रचनाओं में भी राज्य शक्ति
को उनके विभाजन की चर्चा है, जैसे कि शासन की जो शक्ति है उसमें व्यवस्थापन का कार्य अलग संस्था करेगी, प्रशासन का कार्य अलग संस्था करेगी, और राजनय यानी कूटनीति के काम अलग संस्था करेगी। तो इस तरह से हमें जॉन लॉक की रचना में भी इस तरह से शक्तियों का विभाजन प्राप्त होता है। किंतु अभी जिस तरह के सिद्धांत की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, यानी शक्ति पृथक्करण का जो वर्तमान संदर्भ है जिससे हमें परिचित होना है, वह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का वर्तमान सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत क्या है और इसमें क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी। उस आवश्यकता क्या कारण उस समय परिस्थितियों में थे जिससे कि शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता हुई। तो पहला तो है कि राजनीतिक शक्ति को के दुरुपयोग से बचाव, अर्थात जो राजनीतिक शक्ति है वह उसका दुरुपयोग न किया जा सके, कोई व्यक्ति अपने हित में स्वयं या निजी कारणों से उसका प्रयोग करके और किसी दूसरे को हानि न पहुंचाए, इस कारण से शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। जब एक ही व्यक्ति में या एक ही संस्था में सारी शक्तियां निहित नहीं होंगी तो इस राजनीतिक दुरुपयोग को रोका जा सकेगा, अर्थात वह संस्था अगर या व्यक्ति राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करता है तो दूसरी संस्था या व्यक्ति उसे रोक सकेगा। दूसरी इसकी आवश्यकता का प्रमुख कारण है नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की सुरक्षा। जब से राजनीति और राज्य बने, जब से राज्य का उदय हुआ है और राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ है, तब से यह सबसे बड़ी समस्या रही है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर राज्य का और राज्य के कानून का नियंत्रण बना रहता है। तो इन राजनीतिक शक्ति और राज्य के नियंत्रण से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, और जो अनावश्यक कानून है उनसे इनकी स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण यह मुद्दा होता है। इस कारण से नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा तभी की जा सकती है जबकि यह शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित न हो बल्कि उसे अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में बांटा गया हो। और इसका कारण यह है कि यह जब ये बंटवारा होता है शक्तियों का, तो एक जो संस्था है या एक जो व्यक्ति है, शक्ति का एक केंद्र है, वह दूसरे केंद्र के ऊपर नियंत्रण रखता है, उसे संतुलित करता है, उसे दुरुपयोग करने से रोकता है। तो इस कारण से यह महत्वपूर्ण है। फिर काम के विभाजन करने से एक महत्वपूर्ण इसका एक और भी कारण है कि जो काम का ये विभाजन है यह विशिष्टीकरण लाता है और कार्य में दक्षता प्रदान करता है। अर्थात अगर एक ही संस्था लगातार व्यवस्थापन का काम करती रहे, अर्थात कानून बनाने का काम करे, तो वह संस्था उस काम में निपुण हो जाएगी, या एक ही व्यक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कार्य का विशिष्टीकरण हो जाता है और कार्य में दक्षता आती है, यह इसके लिए भी आवश्यक है। शक्ति पृथक्करण के द्वारा यह जो राजनीतिक शक्ति है इसकी पहरेदारी करना संभव है। एक शक्ति यानी राजनीतिक शक्ति जो है, मान लीजिए व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका कोई काम गलत ना करने पाए उसकी पहरेदारी कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका कोई काम गलत ना करने पाए उसकी पहरेदारी यानी उस पर नज़र कौन रखेगा? तो वह सुप्रीम कोर्ट या कि न्यायपालिका करेगा। तो इस तरह से एक शक्ति का दूसरे शक्ति के द्वारा हम पहरेदारी कर सकते हैं, अर्थात उस पर नज़र रख सकते हैं। फिर राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य है। आज के वर्तमान के संदर्भ में इतनी ज़्यादा बहुलता बढ़ गई है कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण को लागू करना और जन जन तक पहुंचा पाना यह एक संस्था के बस का कार्य नहीं है। इसलिए भी कार्यों का विभाजन किया जाना आवश्यक है। शासन कार्य इतने जटिल हो गए हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शासन कार्य का स्तर पहुंच चुका है। तो इसलिए भी शासन कार्य को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए भी राजनीतिक शक्ति के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। उत्तरदायित्व के सुनिश्चित निर्धारण के लिए अगर एक ही संस्था में अलग अलग लोगों के पास सारे लोगों के पास सारे काम रहेंगे तो इस तरह के कामों में ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अंतर्विरोध की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है कि कोई भी उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन शक्ति पृथक्करण के माध्यम से हम कार्यों को जब बांट देते हैं तो एक व्यक्ति या एक संस्था में सुनिश्चित उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो न्यायपालिका है
वह जितनी राज्य शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण है उतना ही जनता के प्रतिनिधित्व के लिए, जनता के हित के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए भी न्यायपालिका के शक्ति का विभाजन यानी शासन शक्ति में न्यायिक शक्ति का विभाजन और निष्पक्षता और स्वतंत्रता अनिवार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण की क्या आवश्यकता थी, जिसके कारण से कि इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई या फिर अभी वर्तमान में इस सिद्धांत को लागू किया गया है। अब महत्वपूर्ण रूप से हम जान लेते हैं कि शक्ति पृथक्करण में होता क्या है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बात कही थी जिसके लिए इस पूरे सिद्धांत की रचना हुई। तो मॉन्टेस्क्यू ने यह तर्क दिया। मॉन्टेस्क्यू के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ये फ्रांस के विद्वान थे और जिस समय इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी उस समय लुई 14वें का शासन था। जो लुई राजा था, 14वां शासक लुई नाम का, तो उस राजा का शासक था और शासन था फ्रांस में। और लुई 14वें के शासन के दौरान वह एक निरंकुश राजा था। उसने अपने आप को स्टेट घोषित कर दिया था, आई एम द स्टेट। उसका एक फेमस कोटेशन है कि वह स्वयं को राज्य मानता था, अर्थात राज्य की सारी शक्तियां उसी में निहित थीं। वही व्यवस्थापिका है, वही कार्यपालिका है, वही न्यायपालिका है, उसी के वचन ही कानून है। तो एक तरह से वह तानाशाही और निरंकुश राजा था। तो मॉन्टेस्क्यू ने उस समय वर्तमान तत्कालीन ब्रिटेन के का अध्ययन किया और ब्रिटेन की शासन पद्धति को अध्ययन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ब्रिटेन में इस तरह की निरंकुशता नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रत्येक प्रकार की जो शक्तियां हैं वह अलग अलग संस्थाओं में निहित हैं। व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। और इस तीनों तरह के कामों के विभाजन के कारण वहाँ पर निरंकुशता या निरंकुश राजा नहीं हो सकता। तो उसे लगा कि इस तरह की व्यवस्था को दूसरे देशों में भी लागू करना चाहिए, फ्रांस में भी लागू करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति निरंकुश या तानाशाह न बन सके, कोई भी शासक निरंकुश या तानाशाह न बन सके। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ब्रिटेन की उन्होंने कल्पना की, जिस ब्रिटेन का उन्होंने अध्ययन किया था, उस ब्रिटेन में वास्तव में न तो तब और न ही आज के समय में शक्ति पृथक्करण की अवधारणा प्रचलित नहीं थी। किंतु उन्होंने बाहरी रूप से उसका अध्ययन किया और देखा तो उन्हें लगा कि यह शक्ति पृथक्करण की अवस्था वहाँ पर विद्यमान है। तो इसके लिए उन्होंने जो सिद्धांत दिए वह हम यहाँ पर बताते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 3 अलग अलग काम हैं और इन 3 कामों को अलग अलग शक्तियों के रूप में हम जान सकते हैं। पहला है व्यवस्थापन का कार्य, यानी जनता के लिए, शासन के लिए कानून बनाने का कार्य। तो जो कानून निर्माण करने का कार्य है वह व्यवस्थापन कार्य में आता है। दूसरा है शासन संबंधी कार्य, अर्थात कार्यपालिकी कार्य जिसे हम कहते हैं। उन कानूनों को जो बने हुए हैं, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों को लागू करने का काम, प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लागू करने का काम, यह है कार्यपालिकी कार्य। और तीसरे हैं न्याय संबंधी कार्य, अर्थात जो भी कानून बने हैं उनके आधार पर प्रशासन हो रहा है या नहीं, और अन्य जो न्याय संबंधी शक्तियां हैं वह तीसरे तरह के काम में आते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू का जो पहला तर्क था वह यह था कि सरकार के 3 अलग अलग काम हैं। अब जब 3 अलग अलग काम हैं तो अगर हमें व्यक्ति की, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखना है तो इन तीनों कानूनों को एक जगह केंद्रीकृत नहीं करना चाहिए। उन्होंने दूसरी जो बात कही वह यह कही, इनकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, आप इसे लिख भी सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि अगर हमें इन कानूनों को अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है, तो हमें इन तीनों शक्तियों को एक जगह केंद्रित नहीं करना है, बल्कि सरकार के व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में रहनी चाहिए। अर्थात जो संस्था व्यवस्थापन का कार्य करे वह कार्यपालिका का काम न करे, जो कार्यपालिका का काम करे वह न्यायपालिका का, मतलब तीनों संस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए और तीनों संस्थाओं के शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं चाहिए। अर्थात एक ही संस्था में, एक ही व्यक्ति में इस तरह की शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये शासन की 3 शक्तियां हैं, यह 3 जिन संस्थाओं में रहेंगी, जैसे कि जो विधायी शक्तियां हैं वह विधायिका में रहेगी, संसद के पास रहेगी, और जो कार्यपालिकी शक्तियां वह सरकार और प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी के पास रहेगा, और जो न्यायपालिकी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वह
कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि के पास रहेगा। तो इन संस्थाओं को न केवल शक्तियां पृथक पृथक मिलनी चाहिए, बल्कि इन संस्थाओं के अपने कर्मचारी भी पृथक पृथक होने चाहिए। अर्थात ये संस्थाएं एक दूसरे के ऊपर किसी तरह से निर्भर न रहे। इनके पास अलग न तो ये एक दूसरे के ऊपर आय के साधन के लिए निर्भर रहें, न तो कर्मचारियों के लिए निर्भर रहें, न तो एक दूसरे को शक्तियां प्रदान करें, न एक दूसरे से शक्तियां छीन सकें। तो इस तरह से सरकार की प्रत्येक संस्था और उसके कर्मचारी केवल अपने कार्यक्षेत्र में सीमित हों, अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र हों और सर्वोच्च हों। तो इस तरह से जो सरकार अभी तक एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित होती थी, अब वह कम से कम 3 संस्थाओं में निहित होगी, अर्थात तीनों काम अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जाएंगे। अब जो मॉन्टेस्क्यू का यह पूरा कथन था, यह पूरी अवधारणा थी, वह यह थी कि जब हम शासन कार्य, जो महत्वपूर्ण 3 कार्य हैं, इनको अलग अलग संस्थाओं में बांट देंगे तो कोई एक संस्था निरंकुश नहीं हो सकेगी। जैसे तत्कालीन ब्रिटेन का देखा जाए तो कार्यपालिकी कार्य राजा के आदेश पर और उसके प्रधानमंत्री के द्वारा होते थे। व्यवस्थापकीय कार्य पार्लियामेंट करती थी, यानी कानून बनाने का काम, और जुडिशियरी अलग से न्यायिक कार्य करती थी। हालांकि इन दोनों में संबंध था, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने केवल इसे बाहरी तौर पर ही समझा। वास्तव में जो कार्यपालिका होती थी ब्रिटेन की, या आज भी, वह व्यवस्थापिका के ही पार्ट होते थे, वह पार्लियामेंट के ही सदस्य होते थे, अथवा न्यायपालिका स्वयं जो सर्वोच्च न्यायालय था वो हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। किंतु तत्कालीन मॉन्टेस्क्यू ने जब देखा तो उन्हें बाहरी तौर पर लगा कि ये तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं, इस कारण से इन्हें आसानी से किसी भी एक संस्था को आसानी से, तानाशाह या कोई भी एक संस्था आसानी से निरंकुश नहीं बन सकती। तो यह मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का यह सिद्धांत था। अब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के व्यवहारिक रूप को हम देखते हैं कि वर्तमान संदर्भ में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कैसे लागू किया जा सकता है। जैसे अभी हम देखेंगे, अब इसके 2 उदाहरण आप ले सकते हैं। हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को या हमारा जो संविधान है वह ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, तो इस कारण से वहाँ की सारी प्रवृत्तियाँ हमारे संविधान में भी देखने को मिलती हैं। तो वर्तमान संदर्भ में हम शक्ति पृथक्करण को किस तरह से देख सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि सरकार के तीनों अंग, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से पूरी तरह से दूर रहें और एक दूसरे पर नियंत्रण करें, एक दूसरे को संतुलित करें। दूसरा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को सहयोग भी दें और दोनों एक दूसरे को नियंत्रित भी करें, यानी उनके साथ संतुलन भी बना करके रखें और अवरोध भी उत्पन्न करें। तो यह दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं। वर्तमान संदर्भ में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है वह पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है। अगर उसे शुद्ध रूप से शक्ति पृथक्करण हम लागू करें कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, व्यवस्थापन में संसद सर्वोच्च रहेगी और कार्यपालिकी कार्यों में कार्यपालिका सर्वोच्च रहेगी, तो ऐसी स्थिति व्यवहारिक नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा प्रचलित है। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने स्वतंत्रता के बारे में जो चैप्टर, पिछले साल के जो चैप्टर हमने पिछले साल के सिलेबस में कवर किए थे, तो उसमें हमने बताया था कि स्वतंत्रता की 2 अवधारणाएं हैं। एक नकारात्मक, यानी कोई भी प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर नहीं होने चाहिए, और दूसरा सकारात्मक, यानी व्यक्ति के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाएं वह वाजिब प्रतिबंध हो, अर्थात तर्कसंगत प्रतिबंध हो सकते हैं। तो तर्कसंगत प्रतिबंधों के साथ जो स्वतंत्रता है वह सकारात्मक अवधारणा कहलाती है। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वह पूरी तरह से एक दूसरे को स्वतंत्र रखता है, जबकि वही वर्तमान में स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा प्रचलित है और हम कानून के अधीन रहकर और नियमों में बंधे रहकर स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं। तो यह शक्ति पृथक्करण की व्यवहारिक रूप से अगर इसे लागू करना है तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों संस्थाएं या जो भी संस्थाएं हैं सरकार की, वह एक दूसरे के साथ संलग्न हो। फिर जो सरकारी गतिविधियां हैं वर्तमान संदर्भ में, अगर हमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू करना है तो ये कुछ सुधार करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि सरकारी गतिविधियों की सहकारिता या सामूहिकता इतनी ज़्यादा है कि जो भी सरकार के अंग हैं वह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के सहकारी हैं, और जो भी काम होता है वह कलेक्टिव रूप में किया जाता है। अकेले कोई काम पार्लियामेंट का काम नहीं होता, ना ही अकेले कोई काम। आपने कभी सुना है कि संसद ने यह कानून बनाया? वास्तव में वो कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट ने यह कानून बनाया या भारत सरकार ने यह कानून बनाया। तो भारत सरकार में कौन कौन लोग शामिल हैं? उसमें व्यवस्थापिका भी शामिल है,
फिर राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का भाग है वह भी शामिल है, और जब कभी वह कानून इतना पूर्व में प्रचलित विधियों के विरुद्ध हो जाता है तो न्यायपालिका भी उसमें शामिल हो जाती है और वह उसे रद्द कर सकती है अथवा उसमें संशोधन कर देती है। तो इस तरह से जो सामूहिक रूप से प्रयास है और सरकार के प्रत्येक अंग एक दूसरे से सहकारी भाव जो रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह वर्तमान की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। एक अन्य कारण यह भी है कि शासन विधियों में अंतर्निहित नियंत्रण की जो क्षमता होती है वह शक्ति पृथक्करण के कारण धीरे धीरे मंद हो जाती है। शासन की जो विधियां हैं वह स्वयं में ही नियंत्रणकारी हैं, और अगर आप उन्हें एक दूसरे से पृथक कर देंगे कि एक संस्था दूसरे संस्था से संबंध नहीं रखेगी तो वह नियंत्रण की प्रवृत्ति कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा शासन प्रक्रियाओं की ऐसी व्यवस्थाएं जो स्वचालित नहीं होती, अर्थात जो बहुत सारी ऐसी शासन की प्रक्रियाएं हैं जो कि स्वचालित नहीं होती, जैसे अगर कोई भी शासन व्यवस्था है या सरकार के जो निर्णय हैं वह स्वयं से नहीं उत्पन्न होते बल्कि आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, और वह परिस्थितियां ही शासन को वह निर्णय लेने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित करके और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यह सरकार का निर्णय एकमात्र अकेले में या हवा में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि सरकार ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखा और यह निर्णय लेना उचित लगा, इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया। तो इस तरह से यह जो व्यवस्थाएं हैं यह भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करती हैं। अगर सरकार का कोई अंग सामाजिक घटनाओं से या आर्थिक घटनाओं से, राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हो रहा है तो दूसरा अंग भी प्रभावित होगा, और यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करेगा। इसके अलावा विभिन्न शासन के कार्यों का अंतर लगभग लुप्त हो गया है। आप देखते हैं कि जो कार्यपालिकी कार्य हैं वह जाकर के अपने मनमाफिक यानी सरकार के जो कार्यपालिका के अंग हैं वह संसद में भी जाकर के उस तरह के कानून बनवाने का प्रयास करते हैं या उसके लिए लॉबिंग करते हैं, उसके लिए अपने मत में अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो यह जो शासन कार्यों का अंतर था यह लगभग धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्तमान में कानून की जगह राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यह जो महत्वपूर्ण बातें थी यह इनको हम यह भी कह सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह पूरा टॉपिक मैंने ये जो 5 पॉइंट हमने बताए, 6 पॉइंट, यह क्यों बताए हैं, तो इसे आप वर्तमान संदर्भ में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में जो व्यवहारिक बदलाव करने हैं उसे भी कह सकते हैं, अथवा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की जो व्यवहारवादियों ने आलोचना की है उसके संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की क्या आलोचना है तो व्यवहारवादियों ने इन 6 पॉइंट के आधार पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना की है। अब आगे चलते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है या महत्वपूर्ण इसमें कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहला तो यह कि विकासशील देशों में शक्ति पृथक्करण का रूप क्या है। यह आपको छोटे प्रश्नों के रूप में भी आपके सामने आ सकता है, और इसे अगर आप बृहद रूप में भी लिखना चाहें तो 10 नंबर या 15 नंबर के प्रश्नों में भी आ सकता है। तो इसे हम देख लेते हैं कि वर्तमान में विकासशील देशों के शक्ति पृथक्करण का क्या रूप है। तो हम देखते हैं कि जो भी देश 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आज़ाद हुए हैं वह सभी देश लगभग अभी तक विकासशील अवस्था में हैं, और इन देशों में जो राजनीतिक अवस्था है वह लगभग देशों में समान है, कुछ में ज़्यादा विकसित और स्थिति में है, कुछ में कम स्थिति में है। लेकिन सब में एक महत्वपूर्ण समस्या रही है कि प्रारंभिक कुछ साल 10 से 15 साल तक तो आम जनता का सरकार के प्रति आम जनता और सरकार का कोई जुड़ाव नहीं था, अर्थात जनता केवल वोट देती थी। और ये विकासशील देशों के बारे में हम बता रहे हैं, जनता केवल वोट देती थी और जो सरकार है वह अपने मन से कानून या विधि निर्माण करती थी, अर्थात जनता का न तो सरकार से प्रश्न पूछने की स्थिति थी और न ही सरकार की जनता के प्रति कोई जवाबदेही प्रकट होती थी। तो यह प्रारंभिक स्तर में था। दूसरे स्तर में यह हुआ कि धीरे धीरे जनता में जागरूकता बढ़ने लगी और जो सरकार की शक्तियां थी, उस समय शक्ति पृथक्करण कहाँ था। पहले चरण में शक्ति पृथक्करण यह था कि जो भी शासन की तीनों अंग थे वो एक दूसरे को या तो नियंत्रित करना चाहते थे या एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहते थे। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ने लगी तो जनता ने सरकार के अंगों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया।
अब यह स्थिति बनी कि जो सरकार के अंग थे वह जनता को नियंत्रित करने में लग गए। ये दूसरा स्टेज हो गया। और तीसरा, भारत के संदर्भ में भी इसको आप आसानी से देख सकते हैं। और तीसरे स्टेज में धीरे धीरे मोबिलिटी और मास वो बढ़ता गया, जनता का आपसी संपर्क बढ़ता गया, सरकार के प्रति प्रश्न पूछने का और सरकार की जवाबदेही तय करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई, राजनीतिक संचार ज़्यादा हुआ, लोग राजनीति के रूप में जागरूक हुए। तो विकासशील देश का जो तीसरा और चौथा चरण है उसमें जनता अब सरकार पर नियंत्रण करने लगी और इस कारण से सरकार के ये तीनों अंग जो शक्ति पृथक्करण के कारण अलग थे अब धीरे धीरे एक होने लगे। अब वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो शक्ति पृथक्करण पार्टी की वजह से, विचारधारा की वजह से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और जो भी सरकार में स्थापित पार्टी है, सरकार या सत्ता का जो उपभोग कर रही है, वह पार्टी तीनों अंगों को, राजनीतिक शक्ति के तीनों अंग जो हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों को अपने वश में करने या अपने नियंत्रण में करने में लगी रहती है। आप भारत के संदर्भ में यह उदाहरण देख सकते हैं, पाकिस्तान या जो भी विकासशील देश हैं उनके संदर्भ में यह उदाहरण देख सकते हैं कि अभी सरकार के सारे अंग इन अर्थात जो राजनीतिक शक्ति वाली पार्टियां हैं, जिनके हाथ में राजनीतिक शक्ति है, वह तीनों अंगों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहती हैं। कभी कभी वह प्रयास करती हैं कि न्यायपालिका में भी वही निर्णय लिए जाए जो सरकार की मंशा हो या जो सरकार की इच्छा हो। तो विकासशील देशों में शक्ति पृथक्करण का यह रूप हमने बताया। फर्स्ट स्टेज में वो एक दूसरे पर नियंत्रण करना चाहते थे, एक दूसरे से मुक्त होना चाहते थे। दूसरे स्टेज में वो जनता के प्रति, जब जनता में का दबाव बढ़ने लगा तो जनता के ऊपर नियंत्रण करना चाहने लगे। और तीसरा स्टेज जो है उसमें जो सरकारी संस्थाएं हैं वह तीनों एक होकर के, और वह ज़्यादा से ज़्यादा जो राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक सत्ता वाला जो समूह है वह तीनों संस्थाओं पर नियंत्रण करके और एक जो शक्ति पृथक्करण की स्थिति है उसे कमजोर करके और एकत्व या एक जगह शक्ति के केंद्रण का प्रयास करने लगे। तो इस तरह हमने विकासशील देशों के बारे में जाना। इसके बाद शक्ति पृथक्करण के नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के बारे में बता देते हैं संक्षेप में ही, कि हम इसके बारे में सबसे इसका प्रकट उदाहरण है अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो व्यवस्थापिकी और कार्यपालिकी शक्तियां हैं और न्यायपालिकी शक्तियां हैं, यह तीनों पृथक पृथक हैं। उसमें व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस जो होती है उसके कोई भी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति जो चुना जाता है उसे जनता के द्वारा इलेक्टोरल जो एक सिस्टम है जो वहाँ का, वह यह है कि जो जनता के द्वारा चुना जाता है उसमें कांग्रेस यानी वहाँ की विधायिका का कोई संबंध नहीं है और न्यायपालिका तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ही। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर शक्ति पृथक्करण के स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ भी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू है, अर्थात सभी सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे और संतुलन को बनाए रखेंगे। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत वहाँ पर लागू है कि अगर कोई भी अंग अपनी निर्धारित विधियों से अधिक या उनका उल्लंघन करता है तो दूसरा अंग उसे संतुलित करेगा, उसे प्रभावित करेगा, नियंत्रित करेगा। तो यह पूरा सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहलाता है। भारत में भी इसे आप देख सकते हैं कि जब न्यायपालिका और जब कार्यपालिका कोई ऐसे कानून बनाती है जो कि संविधान के विरुद्ध होते हैं तो न्यायपालिका उनमें पुनर्विलोकन करके, न्यायिक पुनरावलोकन करके उन कानूनों को रद्द करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में भी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के बारे में हमने बता ही दिया। अब एक शब्द आता है शुद्ध शक्ति पृथक्करण। शुद्ध शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कि सरकार के तीनों अंग पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग रहें। वर्तमान में ऐसी स्थिति को प्राप्त करना या लागू कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में राजनीति बहुत ही जटिल हो गई है और कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो कि सरकार के तीनों अंगों को अलग करके संपन्न किए जा सकें। अभी नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, आतंकवादी समूह, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े और व्यापारिक व्यवस्थाएं। तो इन सबको एक साथ लेकर के एक राजनीतिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए अब वर्तमान की यह आवश्यकता है कि शुद्ध शक्ति पृथक्करण लागू न हो, अर्थात तीनों संस्थाएं शुद्ध रूप से एक दूसरे से अलग रहें, ऐसा लागू कर पाना मुश्किल है। इसके बाद
सरकार के अंगों में संवैधानिक संपर्क, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में भी हम बता दें कि कुछ कुछ देशों के संविधानों में ही यह व्यवस्था दी गई है कि सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे से संवैधानिक रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो भारत में तो आप देख ही रहे हैं कि जो लोग व्यवस्थापिका के भाग होते हैं वही कार्यपालिका में भाग ले सकते हैं। सीधा सा मतलब समझिए कि जो लोग संसद में चुन करके जाएंगे उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के भाग हैं और सांसद जो है वह व्यवस्थापिका के भाग हैं। लेकिन भारत में यह व्यवस्था है कि मंत्री वही बनेंगे जो कि सांसद बन के आएंगे, यानी कार्यपालिका उन्हीं लोगों से बनाई जाएगी जो व्यवस्थापिका के भाग होंगे। तो भारत में तो इस तरह का दोनों अंगों के बीच संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ असंवैधानिक या संविधान के प्रावधानों के अतिरिक्त भी संपर्क होते हैं, जैसे आसपास की इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, व्यापारिक समूह हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आतंकवादी समूह हैं। तो इन सब से निपटने के लिए यह सरकार के सभी अंग, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन पर कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आपसी सहमति बन जाती है, भले वह संविधान के अनुकूल हो या ना हो। तो अब इसका उदाहरण हम नहीं देंगे, आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कानून या बहुत सारे ऐसे फैसले न्यायपालिका करती है तो वह जनहित के लिए होता है, और जनहित के लिए तुरंत कानून में संशोधन करके या प्रकट रूप से कानून बनाने की अपेक्षा इन दोनों के बीच आपसी अनौपचारिक संबंध होता है और वह निर्णय ले लिए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे कि सरकार के अंगों में संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भी संपर्क बनते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि शक्ति पृथक्करण क्या है, शक्ति पृथक्करण की क्या इसके महत्वपूर्ण तर्क क्या हैं जो मॉन्टेस्क्यू ने बताए, फिर उन्हें व्यवहारवादियों ने किस आधार पर खारिज किया, अर्थात उन्हें अगर व्यवहार में लागू करना हो तो क्या क्या उसमें सुधार करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद हमने जाना कि शक्ति पृथक्करण का विकासशील देशों में क्या स्थिति रही है, अमेरिका में क्या स्थिति रही है, ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण कैसा था, ये हमने जाना, और शुद्ध शक्ति पृथक्करण क्या है, संवैधानिक संपर्क की क्या साधन है। तो इन सारी बातों के बारे में हमने जाना। आपने यह लेक्चर देखा, इसके लिए धन्यवाद। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वह आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। धन्यवाद। महादेव।